स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मैं आपको रोज याद दिलाऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये रोज क्यों याद दिलाता हूं मैं आपको कि कहीं कोई भूला भटका आपका पड़ोसी आपसे पूछ ले कि बता पार्ट 2 का नाम बता। मिलते हैं क्या ऐसे एक दो है जिसको जीव विज्ञान का ज्यादा विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आपकी टेस्टिंग करना चाहता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि उसने आपसे आते ही पहले पूछा हो कि बता पार्ट 2 का नाम बता, है ना? तो इसलिए रोज मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप जो है अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटना को हमने 3 हिस्सों में बांटा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। फिर क्या पढ़ा? मादा युग्मक या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। फिर क्या पढ़ा? परागण। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्टूडेंट्स निषेचन। तो निषेचन की परिभाषा अब तो अच्छे से याद हो गई होगी, परीक्षा में आए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि काफी हमने इसको खींचा है। निषेचन की परिभाषा को क्या है? एक ही जाति के पादपों के संदर्भ में बोलूं तो एक ही जाति के नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के प्राक केंद्रकों का संलयन। प्राक केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और इस निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हमने 6 चरणों में स्टडी की। सबसे पहले पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया हुई। उसके बाद जो परागकण आया था उसका अंकुरण हुआ, उससे पराग नलिका निकली। देन आफ्टर पराग नलिका ने वृद्धि की। उसके बाद चौथा चरण रहा पराग नलिका ने बीजांड में प्रवेश किया। बीजांड में प्रवेश के 3 मार्ग हैं। बीजांड द्वारी प्रवेश हो सकता है, निभागी प्रवेश हो सकता है और अध्यावरणी प्रवेश हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद नंबर 5वां हमारा चरण रहा। 5वें चरण में हमने पढ़ा भ्रूण कोश में प्रवेश। और भ्रूण कोश में प्रवेश का एक ही मार्ग है, हमेशा कहां से होगा? बीजांड द्वार से होगा। हमेशा कहां से होगा? बीजांड द्वार से होगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? और इसके बाद निषेचन का अंतिम चरण पड़ा स्टूडेंट, जिसको हमने क्या कहा? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन कल पढ़ा था कि जो 2 नरयुग्मक भ्रूण कोश में एंट्री लेते हैं उसमें से एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता है, एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता है, जिससे क्या बनता है? जिससे युग्मनज बनता है। और युग्मनज से आगे जाकर के क्या बनेगा? युग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण बनेगा। क्लियर है? और जो दूसरा नरयुग्मक है वो पहले से जो द्विगुणित केंद्रक अंदर है उसके साथ जाकर के मिल जाता है और एक त्रिगुणित रचना बनती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिससे आगे जाकर के क्या बनेगा बच्चों? आगे जाकर के बनेगा भ्रूणपोष। जो इधर जो भ्रूण बनेगा उसको पोषण देगा। इस भ्रूण को क्या देगा? पोषण देगा। तो ये तो आगे की घटना है, लेकिन ये जो घटना होगी इसी घटना को क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहेंगे। कि एक नरयुग्मक अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता है, उससे युग्मनज बनता है, ये निषेचन है। और दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित केंद्रक को फर्टिलाइज कर देता है, तो उससे एक त्रिगुणित रचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और इस प्रकार से ये सत्य निषेचन और त्रिक संलयन
दोनों घटनाएं आवृत बीजी पादपों में संपन्न होती है, यानी कि निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। तो यहां तक की बातें हम कर चुके थे। रिवाइज करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर कहीं चूक गया है, कुछ भूल रहे हो, तो पूरी बातें रिवाइज हो जाएगी। प्लस आपको रिवीजन जब आप पढ़ लेते हो किसी चैप्टर को, तो उसको रिवाइज कैसे करना है, इन शॉर्ट इस प्रकार से आप रिवाइज करके पूरा पाठ को याद कर सकते हो कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। तो ऐसे आप भी पाठ को दोहराया कीजिए याद करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी बातें हो गई शुरुआत में। अब तक जो पढ़ा है उसका रिवाइज हो गया, एक समरी हो गई कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाई निषेचन हो गया था, तो अब लैंगिक जनन का बेसिक कंसेप्ट कहता है कि लैंगिक जनन 3 भागों में बटेगा, चाहे पादपों में हो चाहे जंतुओं में हो। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन कंप्लीट हो गया, अब कौन सी घटनाएं आएगी स्टूडेंट्स? अब आएगी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, अब ये घटनाएं आएगी स्टूडेंट, निषेचन पश्च घटनाएं। सर निषेचन पश्च घटनाओं में क्या क्या आएगा? चलो फिर आप ही बता दो, निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहली घटना क्या होगी? बताओ। देखिए अगर बता सकते हो देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है ये चैप्टर। वेट करूंगा, बताइए। निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहली घटना क्या होगी? क्या होनी चाहिए? गेस करो, फेंक दो ना। नहीं याद है तो फेंक दो, ऐसे ही कुछ सही निकलेगा या गलत निकलेगा, दो ही ऑप्शन है। बता दो, निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहली घटना क्या होगी? वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो मैंने आपको बताया था कल भी एक प्रश्न एचटीसी में मैंने बना करके लिखा था। एचटीसी में मैंने बना करके लिखा था कि एक तो होता है सत्य निषेचन, एक तो होता है बच्चों सत्य निषेचन, और एक होता है त्रिक संलयन। तो मैंने कल बताया था कि दोनों में से कौन सी घटना पहले होती है? तो मैंने बताया था दोनों में से त्रिक संलयन पहले होता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? त्रिक संलयन पहले होता है। त्रिक संलयन पहले होता है मतलब पहले क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। आ रही है बात? तो ये तो निषेचन के समय बन गया, ये तो निषेचन के समय बन गया। अब निषेचन के बाद क्या होगा? तो निषेचन के बाद ये डेवलप करेगा, ये केंद्रक क्या करेगा? डेवलपमेंट शुरू करेगा। और डेवलपमेंट शुरू करेगा बच्चों, तो इससे जो रचना बनती है, मैंने कल नाम बताया था, अभी भी मैंने समझाया, इससे कौन सी रचना बनती है? भ्रूणपोष बनती है। भ्रूणपोष भी त्रिगुणित ही होगा। अरे भाई, इसका विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से हो रहा है, तो भ्रूणपोष भी क्या होगा? भ्रूणपोष भी त्रिगुणित ही होगा। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। 3n से 3n ही बनेगा, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक फर्स्ट बना। ये तो निषेचन के समय ही बन गया, लेकिन अब इसने लगातार समसूत्री विभाजन किए, तो इसने डेवलपमेंट किया, तो इससे क्या बन गया? भ्रूणपोष। यानी निषेचन के बाद जो सबसे पहली घटना होगी, वो सबसे पहली घटना क्या होगी? भ्रूणपोष का निर्माण। क्या होगी? भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूणकोष का नहीं रे, भ्रूणकोष का तो बहुत पहले कर चुके हैं। किसका होगा? भ्रूणपोष का निर्माण। अब भ्रूणपोष तैयार है जो भ्रूण को पोषण देगा, तो अब दूसरी घटना जो घटित होगी वो क्या होगी? भाई यहां देखो, सत्य निषेचन के फलस्वरूप क्या हो गया था? सत्य निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बन गया था। तो ये तो निषेचन के फलस्वरूप वही बन गया था, निषेचन के समय ही। अब क्या होगा? ये युग्मनज भी लगातार विभाजन करेगा, और इस युग्मनज के लगातार विभाजन से क्या बन जाएगा बच्चों? भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। कहां बन जाएगा? याद है ना वो 7 कोशिकीय रचना भ्रूण कोश, यहां अंदर बनेगा भ्रूण। बाहर अध्यावरण थे, बाहर अध्यावरण थे। ये पूरी संरचना क्या थी बच्चों? ये पूरी संरचना बीजांड थी, आपको याद आ रहा होगा। और बीजांड किसमें था? बीजांड था अंडाशय में। बीजांड किसमें था? अंडाशय में। तो यहां बन गया भ्रूण, बाकी ये पूरा बन गया भ्रूणपोष। अंदर है भ्रूण, ये पूरा बन गया भ्रूणपोष। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? तो दूसरी घटना क्या होगी? दूसरी घटना होगी भ्रूण का परिवर्धन, यानी भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। अब भ्रूण का परिवर्धन, याद रखो निषेचन पश्च घटनाओं में पादपों में क्या क्या होगा? सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण होगा, देन आफ्टर
भ्रूण का परिवर्धन होगा। अब जैसे ही भ्रूण का परिवर्धन होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये जो अंदर भ्रूण है, ये जो अंदर भ्रूण है, इस भ्रूण पोष से पोषण ले लेगा और ये भ्रूण वृद्धि कर लेगा। ये भ्रूण ने वृद्धि कर ली, मान लीजिए पूरा ब्लैक ब्लैक पोष खत्म हो गया, भ्रूण पोष तो भ्रूण ने ले लिया, भ्रूण का पोषण देने के लिए तो बना था, तो भ्रूण पोष को तो भ्रूण ने ले लिया, तो ये भ्रूण का डेवलपमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बाकी की रचनाएं हैं बीजांड की, ये बाकी की रचनाएं परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस समय बाकी सारी रचनाएं क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, जितना भी वो बाह्य दल, दल वगैरह, पुंकेसर वगैरह, ये सब तो झड़ जाएंगे, ये सब तो झड़ जाएंगे, ध्यान दे लीजिएगा। और बाकी बची हुई जो चीजें हैं, जैसे कि ये अध्यावरण है, तो जो आंतरिक अध्यावरण है तो एक आंतरिक आवरण बना लेगा, एक आंतरिक चोल बना लेगा, और जो बाहरी आवरण है वो एक बाह्य चोल बना लेगा। और इस प्रकार से इस भ्रूण के चारों ओर दो आवरण बन जाएंगे। एक कठोर आवरण होगा, एक छोटी पतली सी महीन सी झिल्ली होगी, जिसको हम बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज चोल। यानी स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भ्रूण के ऊपर जब इस प्रकार के आवरण बन जाते हैं और इस बीजांड की संरचना में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, बाद में बताएंगे क्या क्या परिवर्तन होता है, लेकिन ध्यान दे लीजिएगा कि भ्रूण कहां बना था, बीजांड में बना था। बीजांड में जैसे ही भ्रूण बनता है, बीजांड की जो संरचना है, इस संरचना में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप पूरा का पूरा बीजांड किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बीजांड बीज में बदला है, बीजांड बीज में बदला है। बीजांड के अंदर क्या था, भ्रूण, बीजांड किस में बदल गया, सर बीज में बदल गया। तो भाई बीज के अंदर भी क्या रहेगा, अरे बीजांड बीज में बदला है, बीजांड के अंदर भ्रूण था तो बीज के अंदर भी भ्रूण रहेगा। तो अंदर तो यहां पर भी भ्रूण है, लेकिन जो चारों ओर का बीजांड था उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया और बीजांड किस में बदल गया, बीज में बदल गया। कब? भ्रूण बनने के बाद। यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निषेचन पश्च घटनाओं में नेक्स्ट चरण क्या हो जाएगा, बीज का परिवर्तन, यानी बीज का निर्माण हो जाएगा। ये लीजिए, ये बीज का निर्माण हो गया, बीज का निर्माण हो गया, नहीं है क्या? बीज के परिवर्तन के बाद अगर हम आगे बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अभी देखो लैंगिक पुष्पिपात में आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हो, जनन का कंसेप्ट भूले तो नहीं। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है कि जब कोई सजीव, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, अपने ही समान संतति को जन्म देता है, जन्म देता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। तो यहां देखिए, अभी तो बीज बना है, नया पादप बना है क्या? नया पादप नहीं बना है, बीज बना है। तो नया पादप बनने के लिए क्या होगा कि जो बीज बना है स्टूडेंट्स, जो बीज बना है, इस बीज का अंकुरण होगा, यानी कि इस बीज को आपको मिट्टी में बोना पड़ेगा और ये बीज वहां से नमी प्राप्त करके इसके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे और इस बीज से के अंदर जो भ्रूण है एक्चुअली में, उस भ्रूण से के अंदर से एक पादप, एक छोटे से पादप का निर्माण होगा, एक नव पादप का निर्माण होगा और वो मिट्टी से बाहर आएगा। तो ये घटना जो होगी वो क्या कहलाएगी, बीज का अंकुरण कहलाएगी, बीज का अंकुरण कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया। पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि पादपों में जो निषेचन पश्च घटनाएं हैं, उन निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन सी है, ध्यान से पढ़ना, मैं पूछूंगा अभी। भ्रूण पोष का निर्माण सबसे पहले होगा, भ्रूण पोष का निर्माण। फिर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, फिर बीज का निर्माण होगा, यानी भ्रूण के अंदर जो चारों ओर जो बीजांड है वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेगा और बीज का निर्माण हो जाएगा। एंड देन फिर क्या होगा, बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण होते ही एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा, नए पादप का निर्माण होने के साथ ही जनन कंप्लीट। इस प्रकार से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भी पूरा हो जाएगा। आशा करता हूं पूरा पाठ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको आप कहते हैं ना रिवीजन, ये लीजिए रिवीजन। क्या रिवीजन, साथ का साथ ही होता है रिवीजन अपने तो, है ना। करवाने की, रिवीजन करवाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही रिवीजन हो जाता है। ये लो, साफ क्लीन। और अब आते हैं अपन नोट्स पर। स्टूडेंट्स, निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं, देखिए पहला बताओ, एक शब्द लिख दो, केवल एक शब्द लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। पहली, सबसे पहले क्या होगा, है ना, सबसे पहले होगा भ्रूण पोष का निर्माण। भ्रूण
पौष का निर्माण। तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको सही कर लेते हैं, भ्रूण पौष का निर्माण। क्लियर है? दूसरी घटना बता दो फटाफट, दूसरी घटना क्या होगी? भ्रूण का परिवर्धन, नेक्स्ट बीज का परिवर्धन, एंड लास्ट बीज का अंकुरण। तो ये घटनाएं होने वाली है। हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? भ्रूण पोष का निर्माण। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूण पोष का निर्माण। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आ गया भ्रूण पोष का निर्माण। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी बताया भ्रूण पोष के लिए क्या बताया मैंने, आपको तो याद हो गई होगी सारी चीजें, कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप, द्विनिषेचन के फलस्वरूप या त्रिक संलयन के फलस्वरूप, द्विनिषेचन में भी किसके फलस्वरूप? त्रिक संलयन के फलस्वरूप क्या बना था सर? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बना था। बिल्कुल याद है आपको, त्रिक संलयन के फलस्वरूप बन गया था। यही प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक क्या करता है स्टूडेंट्स? लगातार समसूत्री विभाजन करता है, और इन लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप, इन लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या बन जाता है? भ्रूण पोष बन जाता है स्टूडेंट्स। क्या बन जाता है? भ्रूण पोष बन जाता है, जो काम क्या करता है सर? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्लियर है? यही तो भ्रूण पोष है। तो चलो साफ करते हैं स्क्रीन को एंड देन नोट्स लिखते हैं। परिभाषा तो ये रहेगी परिभाषा कि आवृत बीजी पार्थों में जो त्रिक संलयन होता है, उस त्रिक संलयन के फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है, और ये भ्रूण पोष केंद्रक ही क्या करता है? जो विकास करके, यानी कि वही लगातार समसूत्री विभाजन करके भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सिंपल परिभाषा है। अब यहां आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो भ्रूण पोष है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तो विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूण पोष निम्न 3 प्रकार का होता है। क्या कर लीजिएगा? 3 प्रकार का होता है। पहले तीनों प्रकारों के नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए अच्छे से। रटना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ चीजें रटनी पड़ती है, तभी वो हमेशा हमको याद रहती है। हर चीज को समझा नहीं जा सकता। बताइए, निषेचन पश्च घटनाओं में कितनी घटनाएं हैं? 4 घटनाएं हैं। अब इनको क्या समझना है? समझ तो लिया ना 4 घटनाएं। अब क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, तभी ये याद रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? आप समझ रहे हो कि एक एक चीज समझी जा सकती है बच्चों। आजकल स्टूडेंट क्या हो गया कि हाँ बस समझ में आ गया, छोड़ दिया उसको, फिर वो क्या करता है? याद नहीं करता है उसको। याद नहीं करता है तो फिर आप याद नहीं रख पाओगे। इसलिए एक बार समझ लीजिए, क्लास लेने के साथ आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा निकाल करके, ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा घंटा निकाल करके अच्छे से इसको रट लीजिए। बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है, बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है, ध्यान दे लीजिएगा। तो भाई 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? केंद्रकीय भ्रूण पोष, ध्यान दें, रटे पहले फिर समझेंगे। केंद्रकीय भ्रूण पोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूण पोष, और तीसरा हेलोबियल भ्रूण पोष। अब याद ही करना पड़ेगा ना, हेलोबियल क्या समझाऊं? ह के एक ही मात्रा, ल के ओ की मात्रा, ब के एक ही मात्रा है, क्या समझाना? इसमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। 3 प्रकार का है, केंद्रकीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष, हेलोबियल भ्रूण पोष। याद हो गया क्या? बताओ यस करके। 3 प्रकार है, कौन कौन से? केंद्रकीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष, हेलोबियल भ्रूण पोष। हो गया क्या याद? है ना? तो कभी पूछ ले कि भ्रूण पोष कितने प्रकार का होता है, तो भ्रूण पोष 3 प्रकार का होता है। केंद्रकीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष, हेलोबियल भ्रूण पोष। याद हो गया? वेरी गुड। अब याद हो गया, अब क्या करते हैं? अब हम समझते हैं। इतना तो हमें याद होना चाहिए। अब हम बातों को समझेंगे कि केंद्रकीय भ्रूण पोष क्या होता है, कोशिकीय भ्रूण पोष क्या होता है, और हेलोबियल भ्रूण पोष क्या होता है। एक एक करके अब हम इनको समझना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रकीय भ्रूण पोष की। तो देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रकीय भ्रूण पोष में क्या होता है? अभी आपको इतना तो पता है कि ये सब जो भी भ्रूण कोष बन रहा है या भ्रूण बन रहा है, ये सब कहां बन रहा है? ये सब इस भ्रूण कोष के अंदर बन रहा है। थोड़ा सा आपको पुरानी यादें ताजा कर देता हूं, वैसे भूले तो नहीं होंगे फिर भी कर देता हूं। 3 कोशिकाएं ऊपर है,
3 कोशिकाएं नीचे थी, लेकिन पराग नलिका जब प्रवेश की थी तो ये 2 कोशिकाएं नष्ट हो गई थी। यहां केवल 1 कोशिका बची थी, अंड कोशिका। एक कोशिका ये पूरी बीच में थी, जिसके पास द्विगुणित केंद्रक था, यानी 2 केंद्रक था, द्विगुणित केंद्रक था। जब 2 नरयुग्मक अंदर आया था तो एक नरयुग्मक यहां आ गया था और एक नरयुग्मक यहां आ गया था। इनका जब निषेचन होगा तो इससे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। बात समझ में आ रही है? और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इससे एक त्रिगुणित रचना बनेगी। इस त्रिगुणित रचना का नाम क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या नाम है इस त्रिगुणित रचना का? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नाम है, जिससे आगे जाकर के क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। यानी भ्रूणपोष कहां बन रहा है बच्चों? इसी में बन रहा है ना, इसी में बन रहा है ना भ्रूणपोष, इसी में बन रहा है भ्रूणपोष। तो ये पूरा भ्रूणपोष बनेगा और यहाँ नीचे की तरफ क्या बनेगा? भ्रूण। यानी कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? अब भ्रूणकोष तो एज इट इज ये ऐसा का ऐसा रहेगा ही सही। चाहे तो ये 3 कोशिकाएं भी आप बना सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के ये भी भ्रूण को पोषण देकर नष्ट हो जानी है। ये पूरा बन जाएगा क्या? ये पूरा बन जाएगा भ्रूणपोष। लेकिन यहाँ अंड कोशिका थी, सहायक कोशिका नष्ट हो गई, उनको बनाना ही नहीं है। या अंड कोशिका और नर युग्मक का जो है फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो यहां पर एक रचना और बनेगी। क्या? भ्रूण। यहां पर एक रचना और बनेगी, भ्रूण। यानी कि ये जो डिजाइन आप 7 कोशिकीय डिजाइन देख रहे थे, अब ये डिजाइन कौन सी डिजाइन में बदलने वाली है? इस डिजाइन में बदलने वाली है। आ रही है क्या बात समझ में? ये पूरा भ्रूण को, जहां अब तक आप 7 कोशिकीय रचना बना रहे थे, अब ये बनेगा। 3 कोशिकाएं अभी एज इट इज है, बीच में जो 3 केंद्रक था उसने लगातार विभाजन करके ये क्या बना लिया? भ्रूणपोष बना लिया। और नीचे जो अंड कोशिका और नरयुग्मक का संलयन हुआ है, उससे क्या बनेगा? यहां पर ये भ्रूण बनेगा। तो इस प्रकार की अब रचना बनने वाली है। तो फिलहाल हम किसको समझ रहे हैं? फिलहाल हम भ्रूणपोष को समझ रहे हैं। और भ्रूणपोष में भी किसको समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो भ्रूणपोष में भी हम सबसे पहले सॉरी सबसे पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष को। तो समझ लीजिए, ये लीजिए, सचित्र वर्णन भ्रूणपोष के प्रकारों का पूछ लिया जाता है, लेकिन बुक में इसके जो चित्र हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए बच्चा भ्रमित हो जाता है कि क्या बना है। लेकिन एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि साइंस क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर कंफ्यूज होने का कोई काम ही नहीं है। ये स्टूडेंट वही भ्रूणकोष है जिसको आप इस पाठ के बचपन से बनाते आ रहे हैं। 3 कोशिकीय रचनाएं ऊपर अभी भी है। एक यहां पर नरयुग्मक और अंड कोशिका का फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण यहां पर आगे जाकर के क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण के लिए आप इस प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं। इस प्रकार की डिजाइन आप भ्रूण के लिए बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये डिजाइन किसकी है? भ्रूण की। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रही है तो मैंने क्या बनाया है, मैं उसको यहां विस्तार से बताता हूं कि भ्रूण की डिजाइन दिखाने के लिए आप इस प्रकार की द्विपालित रचना दिखाएंगे, द्विपालित रचना, और यहां से इस प्रकार का एक आधार निकालेंगे, एक आधार। तो ये जो रचना होती है इसको जनरली हम भ्रूण, पादपों का जो भ्रूण होता है उसकी डिजाइन ऐसी होती है। जैसे मनुष्य के भ्रूण की डिजाइन तो आपको याद है ना, मनुष्य के भ्रूण की डिजाइन कैसी होती है? कुछ कुछ ऐसी होती है। पादपों की कैसी होती है? ऐसी होती है। आ गया। तो ये जो भ्रूण है, छोटा रूप, वास्तव में ये ऐसा बनाना है आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर ये केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या है। तो भाई बीच में जो त्रिगुणित रचना बनी थी ना, त्रिगुणित रचना, त्रिगुणित केंद्रक बन गया था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये है वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। चलो यहां बाद में आएंगे, पहले यहां से समझ लीजिए, एक रफ डायग्राम से पहले समझिए। सेंटर में क्या बन गया था? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब ऐसा 3 बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों जुड़ गया, आपस में संलयित हो गया, तो आप एक ही बना दीजिए। समझ रहे हो ना? लेकिन एक दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। यह है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यह त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करता है स्टूडेंट्स? लगातार विभाजन करता है। तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16,
16 से 32, 32 से 64, गिनो मत रे, इतने सारे थोड़ी बने अभी। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है लगातार समसूत्री विभाजन करके ये त्रिगुणित केंद्रक जो है अपनी संख्या बढ़ा लेगा। तो केंद्रक इस प्रकार से हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? केंद्रकों की संख्या इस प्रकार से हो जाएगी। अब आगे क्या होगा थोड़ा डिस्कस उस पर कर लेते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ये केंद्रक बने, अब ध्यान देना है यहां पर कि जनरली क्या होता है कि जब केंद्रक विभाजन करता है ना, कोई भी केंद्रक विभाजन करता है तो एक केंद्रक के विभाजन से दो केंद्रक बन जाते हैं पादप कोशिकाओं में, और साथ के साथ एक भित्ति भी बन जाती है। तो कुछ कोशिका द्रव्य इसको मिल जाता है, कुछ कोशिका द्रव्य इसको मिल जाता है, यही तो देखा अपन ने। और इस प्रकार से वो केंद्रक किसमें मतलब वो क्या बन जाती है, कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? एक कोशिका बन जाती है। केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाएगा, एक झिल्ली उसको घेर लेगी, तो फिर इस रूप को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। लेकिन यहां पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ केंद्रक लगातार विभाजन होकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। ध्यान देना, सिर्फ क्या बन रहे हैं, केंद्रक बन रहे हैं। और बताइए केंद्रक के साथ कोशिका भित्ति भी बनी क्या? सर नहीं बनी, बिल्कुल। यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक जहां तक संख्या बढ़ी है केंद्रकों की, ये पूरा का पूरा भ्रूणपोष बन गया ना। कौन सी अवस्था में रहा? केंद्रक अवस्था में रहा। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, केंद्रकीय। लेकिन रुको, ऐसा नहीं होता जैसा मैंने बनाया। ये केंद्रक तो संख्या में तो बड़े हैं, लेकिन संख्या में बढ़ने के बाद एक्चुअली क्या करते हैं कि जितना भी केंद्रक बना है वो सब इस प्रकार से परिधि की तरफ अरेंज हो जाता है। कहां अरेंज हो जाता है? जितना भी केंद्रक बना है वो इस प्रकार से परिधि की तरफ अरेंज हो जाता है। ये सब केंद्रक त्रिगुणित है बच्चों। सारा केंद्रक किधर आ गया, परिधि की तरफ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। सेंटर में नहीं रहता, बल्कि सेंटर में एक रिक्तिका बन जाती है। सेंटर में क्या हो जाता है, सेंटर में एक रिक्तिका बन जाती है। ये लीजिए, सारा केंद्रक परिधि की तरफ आ गया। ये जो बीच में एक चमक रहा है इसको भी अपन भेज देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया कि ये भी कहां चला जाएगा, ये भी परिधि पे ही चला जाएगा। और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। रुकिए, और ये सारे केंद्र जब परिधि की तरफ अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद इन सारे केंद्रकों को घेरती हुई एक झिल्ली बनती है। उसके बाद बनती है एक झिल्ली, और इस प्रकार से एक रिक्तिका यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और ये भ्रूणपोष है, ये जो जितना सॉरी ये भ्रूण है, जितना भी ये भ्रूणपोष बना है उससे ये पोषण प्राप्त कर लेगा, उससे ये पोषण प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है स्टूडेंट्स, ये ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। आशा करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह है केंद्रकीय भ्रूणपोष। राइटिंग आप मैनेज कर लेना, बोल ही रहा हूं केंद्रकीय भ्रूणपोष। समझ में आ गया? केंद्रकीय क्यों है? क्योंकि जो त्रिगुणित केंद्रक बना था उसने लगातार समसूत्री विभाजन करके पहले संख्या बढ़ाई। यहां देखो संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने के बाद कोशिका भित्ति नहीं बनी, इसलिए शुरू से एंड तक क्या रहा, केंद्रकीय अवस्था में रहा। देन सारे केंद्रक परिधि की ओर अरेंज हो गए, फिर उसके चारों ओर एक भित्ति बनी और बीच में एक रिक्तिका बनी। अगर इस प्रकार का भ्रूणपोष बनता है तो इसे कहा जाएगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बताओ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके समझ आया कि नहीं आया। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष की। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा भाई, भ्रूणकोश जो है, कोश क से कोश, वो तो वैसा ही रहने वाला है, इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है स्टूडेंट। ये तो हो गया भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ऊपर जो 3 कोशिकाएं थी वो भी एज इट इज है। नीचे अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन हो गया था, तो इससे क्या बन गया था, इससे भ्रूण बन गया था। तो भ्रूण भी एज इट इज रहेगा, भ्रूण भी एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो आप बात को? अब चेंजेस कहां है कि वो जो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना था, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, सरलता रहेगी थोड़ी समझने में। चलो कोई बात नहीं, सरलता नहीं भी रहेगी तो कठिन से समझ लेंगे, मिटाते हैं।
ये जो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था, ये वापस उसी पहले की जैसे क्या करेगा, विभाजन करेगा। विभाजन करके एक से दो कोशिकीय रचना बन जाएगी। लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि साथ के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक कोशिका बन गई, ये एक कोशिका बन गई, इसका जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, और ये इसका कोशिका द्रव्य। तो ये एक कोशिका बन गई, दूसरी कोशिका बन गई। जो इधर केंद्रक आया है वो एक बार फिर विभाजन करके एक से दो केंद्रक बना लेगा, और साथ के साथ ही क्या बन जाएगी, साथ के साथ ही भित्ति भी बन जाएगी। तो फिर इस प्रकार से कोशिका बन गई है। तो फिर यहां से एक और विभाजन होगा, एक जो केंद्रक है ये भी विभाजन करेगा, विभाजन करके एक से दो केंद्र हो जाएगा, साथ के साथ ही कोशिका भित्ति भी बनेगी। यानी कि केंद्रक विभाजन भी चलता रहेगा और साथ के साथ ही भित्ति निर्माण हो जाएगा। साथ के साथ ही भित्ति निर्माण होने से जो केंद्रक बना है वो किसमें बदल जाएगा, कोशिका में बदल जाएगा। यानी कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक ये जो भ्रूणपोष आपके सामने यहां बना है, ये कौन सी अवस्था में रहा है? सर कोशिकीय अवस्था में रहा है, क्योंकि भित्ति निर्माण साथ का साथ चला है, कोशिका द्रव्य का डिवाइडेशन भी साथ का साथ हुआ है। तो इस प्रकार ये शुरू से यानी कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक कोशिकीय अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इस प्रकार का भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। आशा करता हूं कि कोशिकीय भ्रूणपोष भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है तो नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। नंबर 3 में भी कंडीशंस वही रहने वाली है। ये भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है। थोड़ा हिल गया बीच में ये पॉइंटर, तो आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ऐसे कोई विशेष बात तो नहीं है। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए इसको भी अच्छा कर लेते हैं। ये हो गया भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में बातें क्या है, 3 कोशिकाएं तो एज इट इज है ही सही। बताओ कौन सा सिरा है ये, इस सिरे का नाम बताओ, निभागी सिरा है या बीजांड द्वारी सिरा है, ये बताओ फटाफट बताओ। कमेंट का वेट कर रहा हूं, निभागी सिरा है या बीजांड द्वारी सिरा है। हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं मैं आपको। आधों को तो पता भी नहीं होगा भ्रूणकोश के 3 प्रकार और ये डायग्राम कैसे बनाना है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपको। बताओ ये जो 3 कोशिकाएं निभागी सिरा है या बीजांड द्वारी सिरा है, तो भैया निभागी सिरा है, क्योंकि प्रतिध्रुवी कोशिकाएं किधर होती है, निभाग की तरफ होती है। तो ध्यान रख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 कोशिकाएं बना रहा हूं ना, वही समझ जाइए कौन सा सिरा है, निभागी सिरा है। और ये कौन सा सिरा है सर, ये बीजांड द्वारी सिरा है। यहां जरूरत पड़ रही है मुझे निभागी सिरा और बीजांड, अब तक जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहां जरूरत पड़ रही है। तो होता है क्या स्टूडेंट्स, भ्रूण किधर बनेगा सर, भ्रूण बीजांड द्वारी सिरे की तरफ बनता है। बिल्कुल बीजांड द्वारी सिरे की तरफ भ्रूण बनता है, अब तक वहीं तक बनाते आए हैं, क्योंकि अंड कोशिका इधर ही तो होती है, तो यहां भ्रूण बनता है। अब होता है क्या है इसमें, हेलोबियल में तीसरा नंबर कौन सा है, हेलोबियल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो बीच वाला त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन करके एक से दो केंद्रक बना लेता है। सबसे पहले तो एक से दो ही बनेगा ना, और साथ के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। ये लीजिए, अब इस कोशिका भित्ति के निर्माण से एक बात स्पष्ट हो रही है कि एक तो ऊपर की तरफ यानी निभागी सिरे की तरफ एक छोटी कोशिका बनी है, और एक बीजांड द्वारी सिरे की तरफ एक बड़ी कोशिका बनी। क्योंकि कोशिका भित्ति साथ के साथ बन गई ना, तो अब आप इसको केवल केंद्रक नहीं कहेंगे, अब ये पूरी किसमें बदल चुकी है, कोशिका में। तो इधर तो बड़ी कोशिका बन गई बीजांड द्वार की तरफ, और ऊपर क्या बन गई, ऊपर बन गई एक छोटी कोशिका। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इस कोशिका का जो ये केंद्रक है, ये लगातार स्वतंत्र विभाजन करता है, आगे कोई कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये लगातार विभाजन करता है, आगे कोई कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जो पहला विभाजन हुआ था उसके तुरंत बाद तो कोशिका भित्ति बनी, लेकिन उसके बाद निभागी सिरे की तरफ जो छोटी कोशिका रही, उस छोटी कोशिका के केंद्रक ने लगातार स्वतंत्र रूप से समसूत्री विभाजन किया, और उसके बाद यहां कोई कोशिका भित्ति नहीं बनी। यानी ये कौन सी अवस्था रही सर, ये आई थिंक केंद्र की अवस्था है। बिल्कुल यार,
क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक इस कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजन कर रहा है, लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए यह केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया। लेकिन नीचे क्या होता है, जो बड़ी कोशिका है बीजांड द्वार की ओर, इसका केंद्रक भी आगे विभाजन करता है, 1 से 2 बनाता है, लेकिन 2 बनाते ही साथ का साथ ही भित्ति भी बन जाती है, तो कोशिका बन गई, एक ये कोशिका एक ये कोशिका। फिर इसका केंद्रक भी विभाजन करेगा, विभाजन करके 2 केंद्रक बनाएगा, 2 केंद्रक बनाने के साथ ही क्या हो जाएगा बच्चों, 2 केंद्रक बनाने के साथ ही ये इस प्रकार से भित्ति बन जाएगी, तो कोशिका भी साथ के साथ बन गई। आपको बात समझ में आ रही है क्या? बात क्या समझ में आ रही है आपको कि जो नीचे वाली कोशिका बनी थी, बड़ी कोशिका बीजांड द्वार की ओर, उसका केंद्रक तो जब आगे विभाजन करता है तो प्रत्येक विभाजन के बाद साथ का साथ भित्ति निर्माण भी होता है। नीचे वाला भाग कौन सा भ्रूणपोष बनाता है? नीचे वाला भाग कौन सा भ्रूणपोष बनाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। जबकि जो ऊपर वाली कोशिका बनी थी उसका केंद्रक लगातार विभाजन करता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ऊपर वाला भाग कौन सा भ्रूणपोष बनाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो भ्रूणपोष है ये मिला जुला है, इसका कुछ भाग केंद्रकीय है और कुछ भाग कोशिकीय है, यानी ये दोनों रूप इसमें एक में ही देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इस प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या कहलाता है? हेलोबियल भ्रूणपोष। तो आशा करता हूं कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। रटोगे क्या? रट लो। केंद्रकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा? केंद्रकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा? अधिकांश पादपों में। किसमें पाया जाएगा? सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया। केंद्रकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्रोटेलेरिया और ऑक्सीस्पोरा नामक पादपों में पाया जाता है। और इसका उदाहरण है नारियल पानी, भी केंद्रकीय भ्रूणपोष है। जो नारियल पानी आप यूज में लेते हैं ना, वो भी एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष ही होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? तो कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में सेकंड टाइप का पाया जाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष। हेलोबियल किसमें पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स हेलोबियल एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो थोड़ा रट लीजिए। केंद्रकीय किसमें? ऑक्सीस्पोरा और क्रोटेलेरिया। ऑक्सीस्पोरा और क्रोटेलेरिया, नारियल पानी भी इसका उदाहरण है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें? कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। हेलोबियल किसमें? एकबीजपत्री पादपों में। क्लियर है क्या? चलिए अब आते हैं अपन नोट्स पर। नोट्स बनाएंगे अब। तो चलिए नोट्स पर आ जाते हैं। नोट्स में क्या क्या हम पढ़ चुके थे? तो देखो, हमने ये तो समझ ही लिया था, निषेचन पश्च घटनाएं। 4 घटनाएं होगी। भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन, बीज का अंकुरण। इसके बाद हम भ्रूणपोष का निर्माण पढ़ रहे थे, जिसमें परिभाषा हमने पढ़ ली थी। विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूण 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको रटाया था। पहला केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा हेलोबियल। और सबसे पहला रहेगा केंद्रकीय। क्या पढ़ा हमने केंद्रकीय में? तो जो पढ़ा है वही लिखा है। देखो समझिए एक एक लाइन को कि इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कई केंद्रक बन जाते हैं। इस अवस्था में कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बताया आपको, ये जो केंद्रक बने हैं, ये बने केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं तथा मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। चित्र ध्यान में लाइए, ध्यान में लाइए, है ना, बड़ी रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय पश्चात केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाने से ये कोशिकीय हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में केंद्रक के चारों ओर होती है, बाद में बनती है, शुरू में नहीं होती कोशिकीय, बाद में कोशिकीय हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण तो ऑक्सीस्पोरा, क्रोटेलेरिया, नारियल पानी, ये केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया। दूसरा होता है स्टूडेंट कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में मैंने आपको क्या बताया था? देखो याद करिए कि इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, में जो प्रथम विभाजन है तथा उसके बाद के जितने भी विभाजन हैं, उन सब में जितने भी केंद्रक बनते हैं, निर्मित पुत्री केंद्रकों में भित्ति निर्माण भी हो जाता है, यानी भित्ति निर्माण भी साथ का साथ चलता है। अतः प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय होता है। इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्लियर है? कोशिकीय भ्रूणपोष। उदाहरण कुकुरबिटेसी कुल के पादप। बात करें अगर हेलोबियल की, देखो टॉपिक कितना सा है, मैं 15 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मैंने इसमें भी 40 मिनट लगा दिए। भूलोगे नहीं आप, एक एक चीज कंसेप्ट है,
एक एक चीज कंसेप्ट से मैंने आपको समझा दी कि क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, पूरी बातें समझ में आ गई। लेकिन समझ में आ गई का मतलब ये नहीं कि आप यहीं छोड़ दोगे सारी बातों को, रटोगे। अभी याद करना है आपको अच्छी तरीके से, तब जाकर के मेहनत सफल होगी। केवल आपको समझ में आ गया कि बस अब तो कर देंगे, नहीं अब करेंगे नहीं, अब एक एक लाइन को रटना है अच्छी तरीके से, तब जाकर के अच्छे नंबर आएंगे। हेलोबियल भ्रूणपोष, ज्यादा फिल्म देख करके मत आ जाना कहीं 3 इडियट की समझ कर करो, समझ कर करने के चक्कर में नंबर कट जाएंगे। समझ तो लिया, समझा हमने दिया, अब आपको रटना है। देखिए एलोबियल क्या होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण होता है, जिससे बीजांड द्वार की ओर एक बड़ी व निभाग की ओर एक छोटी कोशिका बनती। याद आ रहा है आपको, है ना? थोड़ा गलत बोल गया क्या मैं? बीजांड द्वार की ओर बड़ी, हाँ सही बोला है, बीजांड द्वार की ओर बड़ी कोशिका बनी थी, निभाग की ओर छोटी कोशिका बनी थी। निभाग वाली जो छोटी कोशिका में केंद्रक लगातार मुक्त विभाजन करते हैं, परंतु भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी कि वो केंद्रकीय था। जबकि जो बीजांड द्वार वाली बड़ी कोशिका है उसमें केंद्रक विभाजन और भित्ति निर्माण साथ साथ होता है, यानी कि कोशिकीय है। यानी कि ये जो भ्रूणपोष है इस प्रकार यह केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, यानी मध्यवर्ती होता है। अतः इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। आशा करता हूं तीनों प्रकार के भ्रूणपोष समझ में आ गए होंगे। इसका उदाहरण क्या रहेगा, एक बीजपत्री पादप, या एक बीजपत्री का जो एक गण होता है हेलोबियल, उसके पादप। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप तीनों प्रकार का भ्रूणपोष समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र है जो मैंने पहले ही बनवा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चित्र, तीनों चित्र बनाने, तीनों चित्र परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बुक में स्पष्ट नहीं है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन यहां पर आप बिल्कुल स्पष्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातें और करेंगे कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे से नहीं, इस पाठ के बचपन से, हाँ आपके बचपन से भी नहीं, इस पाठ के बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भ्रूण को पोषण देगा। मुख्य काम तो यही है कि भ्रूणपोष की चल पीछे जा भाई। भ्रूणपोष की कोशिकाओं में पादप जाति के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन उपस्थित होता है। कुछ भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मान लो मक्का, ज्वार, बाजरा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। वो जो आटा आप खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट, वो भ्रूणपोष ही है। वो भ्रूण के पोषण देने के लिए बना था, लेकिन उसका भ्रूण छोटा सा होता है इसलिए वो ज्यादा पोषण नहीं लेता है। तो जो बचा हुआ भ्रूणपोष है उसका उपयोग हम कर लेते हैं पोषण के लिए। आ रहा है ना समझ में? इसी प्रकार कुछ में वसा होती है, जैसे जितना भी तेल वाले जो बीज हैं, जिन बीजों से तेल निकलता है, उनमें जो भ्रूणपोष है वो किस रूप में है? वसा के रूप में। कुछ में प्रोटीन, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा होता है ना? सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा होता है, तेल कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वहां प्रोटीन के रूप में संचित है। कहने का तात्पर्य है कि ये पंक्ति हमसे कहना चाह रही है कि जो भ्रूणपोष, जो भ्रूण के पोषण देने के लिए बना है, वास्तव में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है। समझ रहे हो आप? और यही चीजें हैं जो भ्रूण को पोषण देती है। यह भ्रूण परिवर्तन की प्राथमिक अवस्था में उसे पोषण उपलब्ध करवाता है। देखो दो चीजें हो गई, भ्रूण को भी पोषण उपलब्ध कराता है, और भ्रूण के पोषण के बाद अगर कुछ बच जाए तो जो हमारा पोषण है वो भी उसी से हो रहा है ना? जैसे आप गेहूं का आटा पिसा करके खाते हैं, तो जो आटा है ना, एक्चुअल में वो क्या है? वो भ्रूणपोष ही है। लेकिन गेहूं का जो बीज है उसके अंदर जो भ्रूण है, उसके अंदर जो भ्रूणपोष बना है, वो भ्रूणपोष बच जाता है, क्योंकि गेहूं का जो भ्रूण है उसको ज्यादा भ्रूणपोष की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा लेता है वो, तो बचा हुआ हमारे काम आ जाता है स्टार्च के रूप में, हम उसका उपभोग कर लेते हैं, यानी हमारा पोषण भी हो रहा है भ्रूणपोष से। कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं। भ्रूणपोष में चूसकांग है जो भ्रूणपोष अथवा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का चूषण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का चूषण करते हैं। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष में होता है अक्सर। यानी जो बाहर वो आप देखते हैं ना, बीजांडकाय की कोशिकाएं या जो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी, तो कोशिकीय भ्रूणपोष में कुछ चूसकांग बन जाते हैं। तो मान लीजिए कुछ पादप ऐसे भी होंगे जिनमें उल्टा होगा कि बहुत ज्यादा भ्रूणपोष चाहिए, बहुत ज्यादा भ्रूणपोष चाहिए, तो मान लीजिए भ्रूणपोष खत्म हो गया तो फिर वो बीजांडकाय को भी खाने लगेंगे, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं को भी खाने लगेंगे। तो ऐसा जनरली कुकुरबिटेसी कुल में होता है, ऐसा जनरली कुकुरबिटेसी कुल में होता है, क्योंकि उनमें चूसकांग पाए जाते हैं और उस चूसकांग के कारण भ्रूणपोष में चूसकांग बन जाते हैं, जिसके कारण वो बीजांडकाय और प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का भी भक्षण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं, बीज में अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। समझिए ना, कोई नया पादप बनाए, नया पादप बनाए, चलो समझाते हैं आपको। इधर देखो, आप ऐसे समझिए, आपने कभी बीज को अंकुरित होते देखा? कभी छोटा सा पादप अगर आपने उखाड़ लिया है मिट्टी से, वैसे उखाड़ना तो नहीं चाहिए किसी पादप को, लेकिन मान लीजिए बचपन में आपने उखाड़ लिया, तो
ऐसे दो बीज निकलते हैं, ऐसे दो बीज पत्र निकलते हैं। हाँ, हमने भी उखाड़ा है बहुत सारी बार। तो ये क्या है, ये वही तो बीज है जिसके अंदर भ्रूण था, और इस बीज पत्र में ही भ्रूणपोष संचित होता है। भ्रूणपोष किसमें होता है, तो बीज पत्रों में संचित होता है, ठीक है ना। तो यहां भ्रूणपोष है। तो अब यहां पर बताइए जो नया नया पादप बना है, बताओ इधर नव अंकुरित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेगा क्या? सर अभी कहां प्रकाश संश्लेषण करेगा, अभी नहीं भोजन बना पाएगा। तो फिर अभी इसको बाहर निकलने के लिए और इतनी वृद्धि करने के लिए ऊर्जा कहां से मिली? तो वो जो भ्रूणपोष है ना, वो यहां भी ऊर्जा देता है। यानी कभी आपसे पूछ ले कि जो नव अंकुरित पादप है, जो नवोद्भित पादप है, अभी अभी जन्मा ही है, उसको पोषण कहां से मिलता है? वो तो प्रकाश संश्लेषण करने का रहा नहीं, तो इसको पोषण कहां से मिलता है? तो नीचे जो बीज है ना बच्चों, इसमें जो भ्रूणपोष है, वो भ्रूणपोष नवोद्भित को भी पोषण देता है। किसको पोषण देता है? नवोद्भित को भी पोषण देता है। तो आशा करता हूं कि भ्रूणपोष के कार्य भी समझ में आ गए होंगे। दोबारा पढ़ना, दोबारा समझने की कोशिश करना, वैसे बातें यहां पर क्लियर है आपकी। तो इसी के साथ ये आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निषेचन पश्च घटनाओं में आपने कंप्लीट किया है। अगर ये टॉपिक परीक्षा में बनता है, आता है, पुटअप होता है, तो 3 नंबर से कम का नहीं आता है। तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा काम आपका याद करने का रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं हम आज की क्लास को। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।